से हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं दिस इज योर ब्रेन, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने काम किया तो किसी भी तरह के आपको ग्रह मिले हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भगवान को कि सबके फिंगर टिप्स अलग अलग बनाए? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर दिमाग अलग है। हर व्यक्ति जिसको बोलते हैं यूनिक है। क्या यूनिकनेस है? जैसे होता है ना, हर घर में होता है, मैंने तुझे कहा ना ऐसे कर दे, और अगर उसका अंटर हाई है ना, तो जब तक उसका शरीर यानी कि उसकी बॉडी आपके बराबर नहीं तब तक शायद सुन ले वो। अच्छा, जिस दिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्डअप होगा तब वो जवाब देना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे बच्चे बदतमीज हो गए। आज का पेरेंट परेशान है, बच्चा उतना परेशाान नहीं है। पेरेंट खुद इतना ज़्यादा एजिटेटेड है, इतना ज़्यादा परेशान है, उसको हर छोटी छोटी बात बच्चे की टेंट्रम लगती है, परेशानी लगती है। मैंने मिट्टी कर दी, कॉलेज बेकार था, ये बेकार था, लाइफ में ये नहीं हुआ, अनलकी हूँ मैं। अनलकी नहीं, तुम्हारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं थे, आपने अपने आप को कैलकुलेट नहीं किया। दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। सो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अपने फिंगरप्रिंट से आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जी हाँ, लव अफेयर से लेके कब धनवान बनेंगे, अगर परेशानी चल रही तो क्यों चल रही है, आप अगर पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इंजीनियरिंग कर लिया अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, MBBS कर लिया अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता मेरा जीवन क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूँ। सबका जवाब इस पॉडकास्ट में मिलेगा। दिल से पूछूंगा, सवाल सारे आपके होंगे, बस गेटवे मैं हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं विकास नागरू सर, जो कि फिंगरप्रिंट्स स्पेशलिस्ट हैं और इस टेक्निक से आपको बताएंगे कैसे आप यूनिक हैं, क्योंकि आपका या मेरा फिंगरप्रिंट्स इस पूरे भारतवर्ष में या कहें तो कहीं से भी कहीं तक भी मैच नहीं करता है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आज हम इस फिंगरप्रिंट के साइंस को समझेंगे। क्या ये सही में सच है? ओके, ये उतना ही सच है जितना सूरज का होना सत्य है, ओके, जितना चंद्रमा का होना सत्य है। ऐसे ही अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो विश्व में 800 करोड़ अगर लोग हैं तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट आपस में मैच करते हैं। जी। और साइंस इतनी ब्यूटीफुल है, वो ये बहुत क्लियरली स्टेट करती है अगर व्यक्ति में दिमाग है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। और ये भी बहुत क्लियरली स्टेट करती है अगर किसी भी व्यक्ति में दिमाग नहीं है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होंगे, एज पर न्यूरो साइंस। बिकॉज इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट पामेस्ट्री, इट्स नॉट साइकोलॉजी, इट्स अ न्यूरो साइंस। ओके, ग्रेट। सबसे पहले ये कब पता चला हमें, यानी इंसानों को पता चला कि फिंगरप्रिंट्स के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है गॉड का? अगर हम भारतीय शास्त्रों की बात करेंगे, वहाँ पर हमारे सामुद्रिक शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें तो बहुत भृगु संहिता के अंदर बहुत कितने हजारों साल पहले लिख के चले गए थे हमारे वो ठीक है। बुजुर्ग। और न्यूरो साइंस में 1981 के अंदर डॉक्टर रॉजर स्पेरी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को दिया, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन थ्योरी को दिया। और फिंगरप्रिंट्स पे डॉक्टर हार्लैंड कमिंस हैं जिनको जनक माना जाता है फिंगर टिप्स का। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स में बहुत गहरे, बहुत ही डीप स्टडी की है इसके ऊपर। तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन थ्योरी भी वहाँ से आई, डॉक्टर ये रॉजर स्पेरी ने दिया। और जो फिंगर टिप्स की पूरी जानकारी थी वो न्यूरो साइंस के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर डॉक्टर कमिंस ने दी। ओके, सो आपने भी लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात किया। फिंगरप्रिंट से हम क्या क्या जान सकते हैं कि इंसान के बारे में? व्यक्ति के पास अगर दिमाग है तो सवाल हैं। सवाल किसी भी तरह के हो सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखूं कि राइट हैंड से लिखूं। सवाल ये भी हो सकता है कि मैं बिज़नेस करूं कि जॉब करूं। सवाल ये भी हो सकता है क्या मैं किसी के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर सकता हूं। सवाल ये भी हो सकता है क्या मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। ये भी हो सकता है कि मुझे लोगों से बात करना कम पसंद है, इंट्रोवर्ट रहना पसंद है, या एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए मुझे, या किस तरह के पार्टनरशिप में जाना चाहिए। मैं अच्छा पेरेंट बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट मुझे सेंसिटिव है या मुझे वो मेरे पे फ़र्क डालेगा या नहीं डालेगा। ओके, जितने तरह के सवाल हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, सबके जवाब मिलते हैं। क्या आजकल जो इंटरनेट पे आजकल होड़ लगी है पैसा कमाने का, करोड़पति लखपति, क्या जाना जा सकता है कि भाग्य में कब लिखा है पैसा, या क्या किया जाए जिससे पैसा आए? क्या बात है, बहुत ही सुंदर सवाल है।
पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री भी बहुत क्लियरली बोलती है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो वो आपको बता देगा कि हम ये नहीं बता सकते कि आपके करोड़ों लिखे हैं, कि जिसको आप राजयोग बोलते हो। राजयोग का पर्पस है आप मेंटली फिजिकली आप कितने स्टेबल हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो उसको पैरामीटर ये नहीं कि कितनी बड़ी गाड़ी मेरे पास है, कितना बड़ा घर मेरे पास है और कैसी मैंने घड़ी पहनी हुई, कैसे मैंने कपड़े पहने, उसका पैरामीटर नहीं है कहीं से भी। वैसे सेम फिंगर टिप से हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं दिस इज योर ब्रेन, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने काम किया तो किसी भी तरह के आपको ग्रह मिले हों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग काम किया, लहरों के साथ चले, तो आपकी नैया पार लगेगी, रोक ही नहीं सकता कोई इसको। लेकिन उसके अगेंस्ट चलोगे उसी को स्ट्रगल बोलते हैं, और उसके साथ चलोगे उसे लर्निंग बोलते हैं। तो स्ट्रगल और लर्निंग में ये बेसिक फ़र्क है। तो हम ये बता सकते हैं कि आपका पैशन कहाँ पे हो सकता है, आपकी लाइकिंग कहाँ पे है। आप जिसको बोलते हैं ना मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कहाँ से डिसाइड होता है? वो ब्रेन से डिसाइड होता है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ब्रेन कैसा है, वो अगर पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और आज के टाइम पर लॉ ऑफ कैंसलेशन ज़्यादा वर्क करता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, वो बहुत क्लियरली हम बता देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, और ये कर लोगे तो ज़िंदगी के नैया पार है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सो मतलब अब तो ये लग रहा है कि अगर फिंगरप्रिंट से अगर आप इतना सब कुछ पता चल सकता है तो एक नॉर्मल पर्सन भी अपने बारे में जान सकता है। शायद क्या इसीलिए ये कहा गया है हर एक सोल यूनिक है, हर एक इंसान किसी पर्पस से आया है, और वो पर्पस की जो की है आपका फिंगरप्रिंट्स है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ पर हमारे सारे ताले हैं, चाबी हमारे पास है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्यों है ताले? मैं कई बार सोचता हूँ कि ज़रूरत क्या पड़ी थी, भगवान ने एक जैसा रंग इतने सारे लोगों को बनाया, एक जैसी हाइट कितने सारे लोगों को दी, एक जैसी आंखें दी, एक जैसा चेहरे का हाव भाव दिए, शक्लें मिलती हैं, कई बार बोलते हैं 7 लोग ऐसे होते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही थी भगवान को कि सबके फिंगर टिप्स अलग अलग बनाए? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर दिमाग अलग है। हर व्यक्ति जिसको बोलते हैं अब यूनिक है। क्या यूनिकनेस है? आपकी पहचान क्या है सर? और कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे भी कैसे? और अगर मैं आपसे पूछूं चंदन जी को आप कैसे जानते हैं या बैंक कैसे जानता है? क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट से। ओके। आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले आपके फिंगर टिप्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आपकी पहचान वहाँ से स्टैब्लिश होती है। तो यानी कि क्लियरली स्टेट है कि अगर आपको जानना है तो आपके फिंगर टिप्स से आपकी पहचान, मतलब आउटर वर्ड की पहचान वही है तो इनर वर्ड की पहचान वो नहीं होगी क्या? इनर वर्ड की पहचान अगर आपको अंदर जाना है तो अंदर जाने का रास्ता ये टिप्स है। तो यहाँ के ताले हम खोल सकते हैं क्योंकि हम उस साइंस को पढ़ते हैं, उस साइंस को समझते हैं, तो वहाँ डीप स्टडी करते हैं उस पर, और बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि हर दिमाग अलग है, उसको समझने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे लगता है कि मुझे आपको फिंगर टिप्स देखने हैं ताकि मैं जान सकूँ कि आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। बिल्कुल सर, मेरे अंदर भी है कि मैं जान पाऊँ और समझूँ कि और क्या करना चाहिए मुझे। सर, फिंगरप्रिंट से अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या ब्रेन के इंटरनल फंक्शन में आप एंटर कर पाते हैं, उसके बिहेवियर, उसका वर्क स्टाइल एंड ऑल, तो इनपुट कैसे लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का? क्या आप ऐसे फिंगरप्रिंट्स देख के करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है? कैसे इनपुट कैसे लेते हैं आप? जैसे मेरा ही करना है ओके, तो पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसी भी तरह से हमें टिप्स चाहिए। ओके। तो एक तो हम जो जब ऑफलाइन करते हैं तो हमारे पास स्कैनर होता है। कोई व्यक्ति हमारे पास ऑफिस में आता है या हमारी फ्रेंचाइजी किसी ऑफिस में जाता है तो उसके पास स्कैनर होता है। स्कैनर से वो उसको लेता है, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है और सर्वर के थ्रू हमारे पास आ जाता है। ओके। अगर कोई व्यक्ति हमारी रेंज से बाहर है, जैसे हम बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, या हम कई बार ऐसी फोर्सेस के अंदर जाते हैं जहाँ पर लैपटॉप अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, स्कैनर अलाउ नहीं, तो वहाँ से कैसे लें? तो फिर ऐसे सिस्टम्स हैं, कैमरे के थ्रू ये फ़ोटो क्लिक हो जाता है, एक ट्यूटोरियल बना हुआ है इसका, उसके थ्रू भी हमारे पास फिंगर टिप्स आ जाता है। तो फिंगर टिप्स आ गया, फिर वहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा काम बढ़ता है उसमें, हम फिर मैनुअल फीड करते हैं अपने यहाँ पर, उस हमारा जो प्रोसेस है उसको फिर हम सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, तो उसके थ्रू हम चलते हैं फिर। तो आपके 2 तरीके से आ सकता है, एक ऑफलाइन यानी कि स्कैनर के थ्रू, और दूसरा फोटो क्लिक करके। उसका लेकिन ट्यूटोरियल है, ऐसा नहीं कि सीधा क्लिक कर लिया और आ गया। उसकी नंबरिंग होती है, प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिंगर टिप्स लेने पड़ते हैं। ओके। सो जब आप फिंगरप्रिंट्स आपके पास आता है तो थोड़ा फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताएं। कोई फिंगरप्रिंट्स में जो रेखाएं हैं उनका क्या क्या नाम है, उस नाम से क्या चीज़ें कनेक्ट है? हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा मैं बताऊँ चंदन जी, ये आज तक सवाल मुझे किसी ने नहीं पूछा।
अच्छा। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हमारी भगवत संहिता के अंदर भी ना 3 तरह के हाँ। फिंगर टिप्स लिखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि आप तो 3 तरह के बता रहे हो, आप एक तरफ बोल रहे हो कि 800 करोड़ अलग तरह के हैं। तो मैं बताता हूँ, बेसिक ट्रेड्स जो हैं, बेसिक जो फिंगरप्रिंट्स है वो 3 तरह के हैं। चक्र, आपने कभी सुना होगा, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। चक्रवर्ती कैसे, राजा कैसा होता है? जिद्दी, स्टबन, और जिसको दूसरे का राज्य लेना है या अपना आधिपत्य जमाना है, तो उसका सख्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं जमा पाएगा। अगर वो लिबरल हुआ, सॉफ्ट हो, तो कैसे कर पाएगा? तो चक्र, तो पहला प्रिंट आता है चक्र, तो इसे बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट, और हमारी न्यूरोसाइंस की भाषा में बोलते हैं इसे वर्ल्ड्स। ओके। ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा, श्री कृष्ण भगवान के कहते हैं सारे के सारे शंख थे। हाँ। शंख किसे बोलते हैं? हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको लूप्स। तो दूसरी कैटेगरी आती है शंख, लूप बोलते हैं इसको। ओके। बहुत सुंदर डिज़ाइन होता है। तीसरे एक और आते हैं जो होता है आर्क। आर्क होता है सिंपल पैटर्न होता है उसका, उसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं होता, कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं होता उसका, ना शुरुआत है ना अंत है, इसे बोलते हैं अनंत। तो उसे अनंत पावर है उस व्यक्ति के पास। तो स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं जो चक्रवर्ती पाए जाते हैं लगभग 30% के आसपास पाए जाते हैं। और ये दुनिया जिनकी वजह से चल रही है, वो चल रही है शंख की वजह से, लूप्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। तो वो पाए जाते हैं लगभग 62% के आसपास। जो 7 से 8% पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके आर्क्स। अच्छा। ना स्टार्ट है, जिनका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। तो ऐसे 7, ऐसा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये आपने ऐसे किसी पर्सन का देखा होगा जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, पैसा भी है, नाम भी है, फेम भी है, उनके फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं? क्या आपके साइंस के हिसाब से वैसे ही होते हैं या वो फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट कुछ पाए होते हैं? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं ओके। जो अपने फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट गया हो अभी तक। अच्छा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी के मालिक हैं ठीक जो है। आज 500 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं। उनके वो जो 7% बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो 7% वाले फिंगर टिप्स हैं, वो भी 9-10 फिंगर्स के हम लेते हैं। 9 प्रिंट्स उनके कैसे हैं? अनंत वाले हैं। नर्चरिंग हुई, आर्क। आर्क हैं उनके। हाँ। और नर्चरिंग हुई, आज वो 500 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं, वो भी कितने साल में? 4 साल में। ऐसे ही एक और पैटर्न मिला हमें, सेम मिलता जुलता पैटर्न। मिलता जुलता का मतलब ये है कि इसी कैटेगरी, इसी फैमिली का था। वो आज राजस्थान के टॉप के कैंसर सर्जन है। ऐसी एक और कैटेगरी है, इसी के अंदर एक और हैं जो आज के टाइम पर विंग कमांडर हैं। ओके। और बहुत ही अर्ली एज के अंदर हैं, जब इतनी जल्दी उनको ये पोस्ट में मिली है। ऑब्वियसली उसके लिए वो एलिजिबल थे, उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं। दिस इज द पावर ऑफ फिंगर टिप्स। तो जो आर्क वाले होते हैं, जैसे देख रहा हूँ इसमें अलग अलग है आपके, इंटरपर्सनल है, लॉजिकल है, विजुअल है, किनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल है, उनका स्टैटिक्स क्या बोलता है? ये इंटेलिजेंसेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैटर्न्स की बात कर ओके, रहे हैं। ठीक है। इस पैटर्न की खासियत ये है, आर्क पैटर्न की अगर मैं बताऊं आपको, अगर इस पे काम किया, ये वो व्यक्ति है जिसको हैंड होल्डिंग चाहिए। ओके। अगर इस पे काम किया गया तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अपने, एग्जाम्पल के तौर पे एक परिवार में 3 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। एक वर्ल लेके पैदा हुआ, एक लूप लेके पैदा हुआ और एक आर्क लेके पैदा हुआ। तीनों को सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, और आर्क वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मिल रही है क्योंकि उसके पिता या उसके कोच को पता है कि इसको एक्स्ट्रा केयर देनी है, क्योंकि जो Potential कोच होता है, है। हाँ, इसको, क्योंकि उसके पास आर्क है, तो आर्क वाले को ना समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है नर्चरों में, लेकिन जब नर्चर हो जाता है तो उसकी पकड़ कोई नहीं रखता। वर्ल वाले की एक लिमिटेशन है, वो भी करता है, बहुत शानदार करता है, लेकिन एक समय के बाद उसको पता है इसके बाद वो फ्लेक्सिबल नहीं है। लूप वाला बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आर्क वाले को अगर हैंड होल्ड कर लिया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसकी पावर अनंत है। ये पावर है अनंत इसकी, आर्क की। और अगर ना किया हो तो कई बार ऐसा व्यक्ति, ऐसा दिमाग ये माना जाता है कि शायद ये मंद बुद्धि है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे जब कुछ सिखाना है तो मैं सिखा कब सीखता हूँ? मैंने चंदन जी को एक बात बताई तो चंदन जी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो मेरे को और मोटिवेशन आया, मैंने चंदन जी को और सिखाया और बताया, चंदन जी ने मुझे और रिस्पॉन्स दिया, तो इसे बोलते हैं लर्निंग स्टाइल। लेकिन जैसे ही आर्क पैटर्न आया और मान लीजिए मेंटोर का एक पेशेंस लेवल कम है, जो कि आज के टाइम पे पाया जा रहा है, तभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने चंदन जी कुछ बताया,
लेकिन मेरे में पेशेंस नहीं है। चंदन जी ने रिस्पॉन्स देने में समय लगाया, लेकिन मैं तब तक तो रुक नहीं सकता। जजमेंटल हो गया। जजमेंटल हो गया, यस बिल्कुल सही कहा आपने, जजमेंटल हो गया। फिर मुझे लगा यार चंदन जी को बात समझ में नहीं आ रही, मैंने एक और ट्राई करके देखी, ठीक है। लेकिन जब तक वो मुझे रिस्पॉन्स देते तब तक मेरा ध्यान कहीं और चला गया। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, तो 40 मिनट में 40 बच्चों पे ध्यान देना है, तो मेरा ध्यान तो उस बच्चे पे है ही नहीं। और फिर मैंने क्या लेबल लगाया, इसको बात समझ में नहीं आती यार। और वो व्यक्ति जो अनंत तक पावर रखता है, जो कुछ भी अचीव कर सकता है, उसके लाइव एग्जाम्पल हैं आज के टाइम पर, उस पर लेबल लग गया कि ये मंदबुद्धि है, उसे कम समझ में आता है। सो फिर तो सर इसके हिसाब से हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का ये टेस्ट करवाना चाहिए और अपना भी करवाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अभी एक रोल प्ले करते हैं, कोई फादर है कोई सन है, इसमें से हमने सन के मैनुअल को तो समझ लिया, ब्रेन मैनुअल को थ्रू आर मतलब उसके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, बट मैं अपना नहीं समझा राइट कि मैं एज अ ड्राइवर कैसा हूँ। तो क्या दोनों को करवाना चाहिए या बच्चों को तो करवाना ही करवाना चाहिए? सर एक बात बताइए, क्या किसी को साइकिल चलानी हो, हाँ। उसके लिए कोई एलिजिबल टेस्ट होता है? नहीं। बाइक चलानी है तो फिर भी उसका एक लाइसेंस लगता है। कार चलानी है उसका फिर लाइसेंस लगता है। लेकिन किसी को एयरक्राफ्ट चलाना है, एयरप्लेन चलाना है, जेट चलाना है, रॉकेट चलाना है, उसकी ट्रेनिंग लगती है। उससे पहले ये देखा जाता है कि आप इस लायक भी हो क्या। जब आपको किसी बच्चे को पालना है और आपको ये पता तो होना चाहिए कि बच्चा कैसा है। बच्चा तो मेरे पास पावरफुल है, लेकिन मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ क्या, मेरी क्या पावर है। तो दोनों के बीच में रिश्ता तब सुधरता है जब दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी पता हो, बच्चे में और उसके माता पिता के अंदर। माता पिता तभी तो उसको नर्चर, भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मुझे पता लग गया, क्या मेरे में संयम है उतना, क्या मैं पोक हो जाता हूँ, मुझे तो पता लगे ना कि मेरा नेचर कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उतना मायने रखता है कि वो ऊंचाइयों तक जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप उसको सही पेरेंटिंग दे सकते हो, आपका रोल क्या है। और वो अगर आपको आपके बारे में नहीं पता, तो जब आपको आपके बारे में नहीं पता तो आप बच्चे को कैसे जज कर सकते हो। और आज के टाइम पर श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, माता पिता खराब है। जिसको एक बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं, हमने एक टर्म दी इसको, दे आर एक्सीडेंटल पेरेंट्स, दे आर जस्ट बायोलॉजिकल पेरेंट्स, दे आर नॉट अवेयर पेरेंट्स। एंड दैट इज अ बिटर ट्रुथ, बहुत हार्श ट्रुथ है, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। नहीं, बिल्कुल अग्री करता हूँ सर कि जब मैं समझूंगा, आजकल के बच्चे बहुत सारे हैं ना, जब उनको पता चलेगा कि बहुत बच्चे रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे डिफेंसिव होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे प्यार समझते हैं, बहुत बच्चे टारगेट ओरिएंटेड होते हैं कि आपने एक टारगेट दे दिया, ये कंप्लीट करो तब आपको मिलेगा। जैसे मेरी बिटिया है, उसको अगर आपने कह दिया कि ये करो तब आपको मिलेगा, लेकिन अगर उसने कर लिया तो उसको चाहिए, और आपने नहीं दिया तो आप क्या बोलोगे, जिद्दी है। हाँ। बच्चे जिद्दी हैं। सही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा ही होता है घर में। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या ये टेस्ट के बाद ये सब पता चल जाएगा? जैसे अच्छा, इसका मैं चाहता हूँ सबका मीनिंग एक बार बता दें आप। इंटरपर्सनल लोग कैसे होते हैं? इंटरपर्सनल, आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस, धीरूभाई अंबानी, इनके अंदर धीरूभाई अंबानी के साथ लोग जुड़े हुए थे। खाली पैसा नहीं कमाया ना उन्होंने, लोग कमाए। रतन टाटा, क्या खाली उन्होंने धंधा किया, बिजनेस किया, उन्होंने लोग कमाए। ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब पीपलाइजिंग, लीडरशिप। ओके। और इंटरेस्टिंग क्या है, इस ये इंटेलिजेंस आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है अगर आपके पास ये जिसने आपने कहावत सुनी होगी ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये वो लोग हैं जिनके लिए नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ है। तो कितना परसेंटेज आप देखते हैं इंटरपर्सनल में जो लगता है कि नहीं यार बंदा लीडर है? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, इसमें हम परसेंटेज नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि कौन से जोन में आ रहा है, ये टॉप 3 जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन से, मतलब पूरे अगर हमारे पास 10 तरह के फिंगर टिप्स हैं, तो हम फिंगर टिप्स को देखते हैं। आजकल हम इंटेलिजेंस के बेस पे भी नहीं देख रहे, हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देख रहे हैं। अब हम सीधा फिंगर टिप पे जा रहे हैं। इंटेलिजेंस, जैसे मैं जब इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको साइंटिफिकली बताऊं, तो वो आपके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रही, कौन से वाले, राइट से। लेकिन वो तो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, वो तो इंट्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं खाली इंटरपर्सनल क्यों देखूं, वो तो आपकी लीडरशिप के लिए भी है, वो आपकी सिंपैथी के लिए भी है। तो मैं तो सारी चीज़ें देखूंगा, मैं एक ही चीज़ को क्यों। जब इंटेलिजेंस की बात होती है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है करियर के साथ, लेकिन जब मैं फिंगर टिप्स की बात कर रहा हूँ,
उसका डायरेक्ट कनेक्शन है लाइफ के साथ। तो करियर लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो अब हमने थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे ले गए हैं, तो हम सीधी लाइफ पे बात करते हैं, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति है। तो हम उसको मतलब ब्रॉडर व्यू में देखते हैं, ताकि इसको और अच्छी तरह डिसीजन लेने में आसानी हो। तो इंटरपर्सनल स्किल को अगर मैं सीधे ही भाषा में बोलूँ, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे लेफ्ट थंब से आता है, यहाँ से पता लगता है आप में लीडरशिप है क्या, आप में इंट्यूशन पावर मिली है क्या, आपको सिक्स सेंस मिली है क्या, आपके पास सिंपैथी भी है या नहीं है, आप में दया भावना है या नहीं है, आप में सहानुभूति है या नहीं है, वो सब यहाँ से आता है। ये पावर है इसकी। और इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जो हमारे राइट थंब से आता है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब ये क्रॉस है, मतलब क्रॉस। इसका इससे और इसका ऐसे, इससे है। ऐसे। ओके, ठीक है। हमारे इस हाथ से, यानी कि हमारे राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है, और हमारे लेफ्ट हैंड से हमारा राइट ब्रेन कनेक्टेड है। ठीक तो है। दोनों ऐसे इस तरह कनेक्टेड है। तो थंब भी इस तरह, ये सारे कनेक्टेड है। ये वाला अगर मैं ऐसे करूँ, ये प्रीफ्रंटल ऐसे ऐसे सारे लोब ऐसे कनेक्टेड है इससे। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग है ना? Okay. मेरे को तो कई बार बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हमारे शरीर में तत्व भी 5, ब्रेन के हिस्से भी 5, मतलब क्या क्या साइंस है, मतलब इतनी बात है। फैसिनेटिंग है, इतनी फैसिनेटिंग है कि तभी 5 वाले लकी होते हैं क्या? मतलब हो सकता है आपका balancing 5 है number। क्या? कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 भी सबसे बैलेंस, Balance सबसे number, हाँ हाँ। माना जाता है। तो इंट्रा का मतलब ये होता है कि आपका, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आप में टैलेंट है या नहीं है वो सेकेंडरी है, उसको दिखाने के लिए आप में आत्मविश्वास है या नहीं है वो सबसे प्राइमरी है। तो यहाँ से आता है, यानी कि राइट थंब से, यानी कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इंट्रा इंटेलिजेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, एप्रिशिएशन, आपकी रैशनल थिंकिंग, आपका किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की पावर, वो यहाँ से आता है। और यहाँ से चैलेंज को लेकर आप किस तरह आपका बिहेव करते हो वो यहाँ से आता है। आपको लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो यहाँ से आता है। प्राइवेसी यहाँ से आती है। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपके पास एक डॉटर है, एक बिटिया है। अब मान लीजिए उसका इंट्रा बहुत हाई है, टॉप 3 जोन में आ रहा है, और यहाँ पे पिताजी घर गए, माता जी घर गई, और उनको लगा कि ये तो छोटी है, जैसे होता है ना, हर घर में होता है, मैंने तुझे कहा ना ऐसे कर दे। और अगर उसका इंट्रा हाई है ना, तो जब तक उसका शरीर, यानी कि उसकी बॉडी आपके बराबर नहीं, तब तक शायद सुन ले वो। अच्छा। जिस दिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्डअप होगा, तब वो जवाब देना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे बच्चे बदतमीज हो गए हैं। बदतमीज नहीं हुए हैं, आपने पब्लिक में 4 लोग आ जाते हैं, मतलब दादा दादी के सामने भी इंसल्ट करिए तो पब्लिक है उनके लिए। इवन इंट्रा अगर हाई है और पिता ने कुछ कहा है और माता सामने बैठी है तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, या माता ने कुछ कहा है और पिताजी सामने बैठे हैं तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंट्रा इस लेवल पे काम करता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति। तो इंट्रापर्सनल लोगों के लिए ये है कि आप बैठा के अकेले में समझाओ। प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट, ओके। बिल्कुल प्राइवेट में। और इसको हम समझ नहीं पाते, इसको बिहेवियर से कनेक्ट कर देते हैं। और बहुत बच्चे ना केवल गलत मिथ्या के वजह से वो पनिशमेंट में होते हैं। कई पेरेंट्स भी, उनको लगता है हमने परवरिश ही अच्छा नहीं दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। परवरिश, जब आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हो, हाँ हाँ, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, ठीक कौन है। सी बात बुरी लग रही है, तो वहाँ से वो इतना परेशान होता है, जहाँ से आता है आज के नए टाइम का जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या हम बोलते हैं ना, बच्चों को कहाँ से आ गया? क्योंकि आपको पेरेंटिंग करनी नहीं आती भाई। पहले क्यों दिक्कत नहीं थी? क्योंकि पहले के चैलेंजेस अलग तरह के थे। पहले हम इस सरेंडर पोजीशन में थे कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आज के टाइम पर हम खुद ही इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का पेरेंट परेशान है, बच्चा उतना परेशान नहीं है। पेरेंट खुद इतना ज़्यादा एजिटेटेड है, इतना ज़्यादा परेशान है, उसको हर छोटी छोटी बात बच्चे की टेंट्रम लगती है, परेशानी लगती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ कि जो मेरा बेटा है ना, 14 साल का है। मेरा बेटा फिर बोलेगा कि मेरा नाम क्यों लेते हो आप? बार बार पॉडकास्ट में। और उसकी हरकतें ऐसी हैं, वो क्या करेगा, उसको पता लग गया ना कि पापा इस बात से चिढ़ रहे हैं या मम्मी इस बात, वो उसी चीज़ को ज़्यादा करेगा, मज़ा आता है उसको करने में। मैं पूछता हूँ क्यों? कि आप फिर मुझे समय देते हो, यानी कि समय लेने के लिए वो टेंट्रम कर रहा है। तो ये इतनी सी बात हमें, देखो मैं भी एक फादर हूँ ना, तो ये तो नहीं कि मेरे को फिंगर टिप आता है तो मैं डीप में अपने बच्चे को समझ रहा हूँ, उसी तरह बिहेव कर रहा हूँ। रहूँगा तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ना, वो भी मुझे बार बार याद दिलाता है कि देखो मेरे को समय लेना था ना, तो फिर मैं टेंट्रम करूँगा तो आप मुझे डांटोगे या मेरे साथ बैठोगे या मुझे समझाओगे, बैठोगे ना मेरे साथ, दैट इज़ द पॉइंट। तो बच्चे आपको हिंट देते हैं,
आपको बार बार बताते हैं कि वो क्या चाहिए। आप याद करो सर, पुरानी मूवीज़ में जितनी भी राजा महाराजाओं की मूवीज़ होती थी, ये अगर आपने शास्त्र भी पढ़े हो, पहले ना बच्चे को छोड़ दिया जाता था और उसके सामने ना अलग अलग चीज़ें रख दी जाती थी। किसी के सामने तलवार, उसके सामने क्या कहते हैं, पेन रख देते थे जो पुराने टाइम पे जो ईख से बनता था, या किताब। तो देखते थे बच्चा किस तरफ जा रहा है। हर वक्त ऐसा आज भी वही सिस्टम है। बच्चा खुद बताता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन पेरेंट्स के पास वो आंखें ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और टीचर्स के पास इतना समय नहीं है। इसलिए पहले गुरुकुल में भेजा जाता था कि 5 साल का बच्चा गुरुकुल चला गया, गुरु का काम है बच्चा क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या बन सकता है और भविष्य में क्या करेगा, उसका काम है वही चेक करना। और वो गुरु बताते थे इस लाइन में भेजा जाएगा इसको। ये सिस्टम था। सो ये तो स्कूल में एडमिशन के पहले होना चाहिए सर। बहुत से स्कूल कर रहे हैं सर। अच्छा। अच्छे स्कूल्स बहुत अच्छे कर रहे हैं स्कूल, इवन किंडरगार्टन में कर रहे हैं। आपकी लाइफ का पहला डिसीजन क्या है, आपने कौन से हाथ से लिखना है, हाँ ऐसा ही है। हाँ। अगर आपको पता लग जाए, इंडिया में अगर मैं बात करूं, भारत देश में 98% एग्जाम्स, 98% एग्जाम रिटन बेस्ड पे हैं। और आप अभी उठा लो, कोटा चले जाओ, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ जहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, पहला पेन पता है क्या है, उनको लिखने में हैंड पेन होता है, लंबे समय तक लिख नहीं पाते। और छोड़िए, जितने आप तो इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे आज ही पूछना आप, और कमेंट बॉक्स में मैं आप चाहता हूँ आप भी लिखना, अगर आप बच्चे हैं तो अपना पेन बताना, और अगर आप पेरेंट हैं तो बताना आपने ये गलती करी या नहीं करी। मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं, आंसर बोलते हुए दिमाग में है, जब लिखने की बारी आती है, टिक करना ए पे गलती से सी पे टिक कर दिया, टिक करना बी पे गलती से डी पे टिक कर दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड हैंड। ब्रेन और टंग में तो कोऑर्डिनेशन था, इतनी बारीक सी चीज है। बेचारे ने पूरे साल मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लेकिन जब लिखने की बारी आई हाथ ने सपोर्ट नहीं किया। आप पहले डिसीजन से ले लेते, इसके लिए कौन सा हाथ अच्छा है। तो क्या इसके लिए मोटर स्किल भी? मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। ओके। तो आपको पहले पता लग जाती हैं कि आपको कौन से मोटर स्किल्स मिली। प्लस आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, साथ में कौन सा हैंड आपका डोमिनेंस है, राइट डोमिनेंस है कि लेफ्ट डोमिनेंस है। अच्छा क्या इसमें ये भी मैटर करता है कि वो बच्चा किनेस्थेटिक है या विजुअल है या ऑडिटरी है? बहुत मैटर करता है सर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जो मैं मेरे साथ जब बच्चे काउंसिल में आते हैं तो बच्चे कई बार कंप्लेन करते हैं कि माँ बाप नहीं समझते, और सच में नहीं समझते। मान लीजिए मैं ना अभी एक पॉडकास्ट भी कर रहा था, वहाँ पे हमारे भाई थे तो ऐसे बार बार हिल रहे थे ऐसे, तो उनके जो को होस्ट थे वो उनको टोक रहे थे कि मत हिलो। मैं कि हिलने दो उनको। क्या नहीं सर, कहते ना अच्छा नहीं होता। मैं कहना एक्चुअली पता नहीं है इसलिए आप बोल रहे अच्छा नहीं होता। जो हिल रहा है बार बार, मान लो बच्चा भी हिल रहा है, या हर आधे घंटे में बार बार उठ रहा है, कभी वॉशरूम के लिए कभी पानी के लिए, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन बोल रहा है, उसकी काइनेस्थेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अब उसको ब्रेन मोबिलिटी मांग रहा है। तो मोबिलिटी है तो उसका ब्रेन स्टेबल है, मोबिलिटी नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे बच्चों को, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है, मैं आई हाईली रिकमेंड इनको एग्जीक्यूटिव चेयर दीजिए, रिवॉल्विंग चेयर दीजिए और उसी पे पढ़ाइए। इतने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किनेस्थेटिक लोग सीखते कैसे हैं? मतलब अगर वो सिखाना हो तो क्या वो करके सीखने में बिलीव रखते हैं? देखो, करने का मतलब क्या है, हम लोग सोचते हैं कि लिखने की बात हो रही, करने का नहीं। उनको पहली बात तो चंक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो लगातार नहीं पढ़ सकते। और अगर वो काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, पढ़ेंगे तो वो बोलकर या देखकर ही, लेकिन अब पढ़ने का पैटर्न चेंज हो जाएगा सर। आपकी ऑडियंस को बहुत सारे टिप्स बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बच्चा काइनेस्थेटिक है, ऐसे बच्चों को गलती से भी दोपहर में मत सुलाना, और सोने के बाद पढ़ने बिठाया तो ज़िंदगी भर नहीं पढ़ सकता। ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो पहले इसको बोलो गेम खेल के आए, पहले खेल कूद ले फिर पढ़ने आए। अच्छा। पहले स्किपिंग कर ले फिर पढ़ने बैठे, और आधे घंटे से ऊपर ना बैठे, 10 मिनट का ब्रेक ले ले। उसकी जो रिटेंशन पावर है, जो काम वो 4 घंटे में करने वाला था, अब वो 1 घंटे में कर लेगा, क्योंकि अब ब्रेन स्टेबल है। होता क्या है, माँ बाप टोक देते हैं, हिल क्यों रहा है बार बार, उसके हाथ में पेन होगा, टिक टिक क्यों कर रहा है, क्यों बार बार कॉपी को गंदी कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। ऐसे बच्चे ड्राइंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, टिक मेरी टिक बिटिया करते करती रहते हैं। है। हाँ, वो करती है ऐसे। अब मान लो आपने टोक दिया, अब आप सोचो, आपने बहुत सही एग्जाम्पल दे दिया। अब आपने अपनी बेटिया को टोक दिया, कैसे नहीं करना, ब्रेन डिमांड कर रहा था, हाँ। अब आपने टोक दिया, और आप बड़े हैं तो आपसे डर भी है, अब वो करेगी तो नहीं, लेकिन क्या ब्रेन फोकस कर पाएगा? सवाल ही नहीं होता। अब ब्रेन तब फोकस कर सकता था जब उसको आप करने देते। अगर आपने करने दिया तो कितना इंटरेस्टिंग है, उसका रिटेंशन बढ़ गया, और साथ में ये पता लग गया कि मेरे पापा मुझे समझते हैं, मुझे टोक नहीं रहे। हाँ, क्योंकि वो बेड पे केवल सोने के टाइम जाती है,
बाकी ना वो बैठती है ना गोद में जाती है, दिन भर एनर्जी में रहना, डिजिटल बोर्ड लगा है उस पर राइड कर लेती है, आर्ट करती है, घूमना पसंद है, मतलब क्या बात है उसको कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है, ये बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है। सर। ऐसे बच्चे को तो आप जितना मतलब ऐसे बच्चों के साथ ना थोड़ा सा हार्श हो जाना चाहिए। हार्श इन टर्म्स क्या, वहाँ पे मदरली और जो फादरली जो हमारा प्यार है ना उसको साइड में रख दो। ऐसे बच्चे से आप 8 घंटे के नींद के अलावा 16 घंटे काम करवाइए। काम में अलग अलग क्लासेस, ट्यूशन के तो खैर मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अलग अलग क्लासेस जैसे आपने डांस क्लासेस हो गया, डांस हो गया, जुम्बा, जुम्बा लगा दिया आपने, उसको एरोबिक्स लगा दिया आपने, बैडमिंटन लगा दिया, कराटे लगा दिया। ऐसा मत सोचो कि यार इसको एक क्लास लगा दी बेचारी थक जाती, वो थकती नहीं है, उसकी एनर्जी वही है। उसको 3 क्लास में लगाओ, वो खुद जब बोले ना तब हटाओ। तो ये तो रही सर बच्चों की बात। अब अगर ये बड़ों में हैबिट है तो, अब जैसे मान लीजिए आपने आर्क की बात की फिंगरप्रिंट में, दोबारा आता हूँ, आपने धनंजय का फिंगरप्रिंट्स देखा ठीक है। और कोई स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट्स है, इनके लाइफ में लिखा है बहुत आगे जाएंगे, बट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या कुछ रेमेडीज या कुछ तरीके भी आप बताते हैं जिससे कि वो फॉलो करें? बिल्कुल सर बताते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आपके पास भी आने से पहले मैं सारी वो एक्टिविटी करके आता हूँ। है तो दिमाग सर, दिमाग के अंदर है न्यूरॉन्स। आपको पता लग गया कि ये न्यूरॉन्स हैं, साइंस की एक बहुत अच्छी लाइन है, योर स्ट्रेंथ इज योर वीकनेस एंड समटाइम्स योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। मान लीजिए आपने धनंजय की बात करी, धनंजय का मेन काम है इस पूरे को इसका प्रोडक्शन देखना है, राइट। अब प्रोडक्शन के टाइम पर आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए। अब मान लीजिए वो अपने ब्रेन का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे और इमोशनल टर्बुलेटेड है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई या आपसे कोई बात हो गई, तो दिमाग साइड में हो गया। आप कितना इमोशनली स्टेबल हो या नहीं हो वो वहाँ से पता लग जाएगा। और उस इमोशनल टर्बुलेंस से बाहर आने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी बताई जाती है, रेमेडी बताई जाती है ताकि आप उसको कर सकें। इनफैक्ट मान लीजिए आप, जैसे मैं आपको बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। मेरे पास एक पोस्ट प्रोडक्शन के नहीं प्री प्रोडक्शन के व्यक्ति थे, काउंसिल के लिए आए, बहुत अच्छा वीडियोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छा दिमाग है और किसी को गाइड करना तो बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं, लेकिन जब एडिटिंग मिलती थी ना उनकी जान निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेस्थेटिक एनर्जी बहुत हाई थी और उनका जो राइट का ये वाला जो ऑसिपिटल लूप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उनको उनसे गलतियां बहुत होती थी और बैठकर एडिटिंग करना 5 घंटे की 6 घंटे की, उनकी हालत ख़राब। उनको सिर्फ एक ही काम ये दिया गया कि आपने सिर्फ खड़े होकर आपने सिर्फ वीडियो शूट करना है, आपने पूरा फोकस उस पर लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के आसपास की चीज़ों को नर्चर करना है और उसको लेके आप सिखा सकते हो। एडिटर हायर कर लो, खुद मत एडिटिंग करो, नहीं तो अपने ही फील्ड को छोड़ दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे कई आपने टीचर, आप तो टीचर कम्युनिटी के साथ काम करते हो, कई आपने टीचर्स देखे होंगे, इतने अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जैसे ही कॉपी चेक करने को मिलती है उनकी हालत ख़राब हो जाती है, अपनी प्रोफेशन को वो कोसते हैं और उनको इतनी इरिटेशन होती है क्योंकि उनका ब्रेन सपोर्टिव नहीं है। तो वहाँ हमको थोड़े से रेमेडीज़ बताते हैं और कुछ उसके ऑल्टरनेट्स बताते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकें। तो रेमेडीज़ तो हैं सर, बिल्कुल हैं, बहुत सारी। ओके, तो इससे सर ये भी पता चल रहा है कि कोई भी इंसान दिमाग से कमज़ोर या दिमाग से तेज नहीं है ना। सब एक मेमोरी है, अब वो ट्रेंड या अनट्रेंड है। बहुत सुंदर बात बोली आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई भी व्यक्ति अगर इस पूरी धरती पे आया है तो कोई एक मकसद लेके आया है, एक काम लेके आया है और उसके अकॉर्डिंग उसको अगर नर्चरिंग मिल जाती है तो वो तो बहुत आगे जाता है, जिसको बोलते हैं यार क्या उसने अचीवमेंट कर लिया। लेकिन ऐसे 1% लोग ही होते हैं सर। क्या ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करवाना चाहिए ड्यूरिंग द हायरिंग? सर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपका भी पेन वही होगा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का है। हर 6 महीने में एक व्यक्ति जिसको आप हायर करते हैं, पहले 3 महीने की सैलरी जेब से देते हैं, वो छोड़ के चला जाता है। और आप हायरिंग किसके बेस पे करते हैं? उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि सीवी देखते हैं आप, या कोई ना कोई उसका एक्सपीरियंस देखते हैं या पुराना कोई रेफरेंस देखते हैं। इसके अलावा फाइनली आप एक इंटरव्यू लेते हैं, राइट? बस यही, राइट। अब मान लीजिए आपने एक एडिटर हायर किया, आपने कंटेंट राइटर हायर किया, दोनों की बात करता हूँ मैं। अब इसके लिए चाहिए आपको 3D ब्रेन। अगर आपको एडिटर चाहिए जिसके पास ऐसी स्किल हो जो नया क्रिएट करके दे, तो उसके लिए चाहिए आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये नहीं है तो क्या करेगा? जो आज तक उसको आता है उसको इम्प्रोवाइज कर सकता है, नया नहीं बना सकता वो। अच्छा, ऐसे कंटेंट राइटर है सर, वो क्रिएटिविटी या वो विजुअलाइजेशन नहीं होगा उसके वो पास। विजुअलाइजेशन नया क्रिएट करने का नहीं, इम्प्रोवाइज करने का हो सकता है, गलतियां निकालने के लिए ऑडिटरी ब्रेन हो सकता है, यानी कि ऑडिट कर देगा वो ब्रेन का ठीक है। कि इस फाइल के अंदर क्या गलती है। लेकिन उससे अगर आप एज अ एम्प्लॉयर ये एक्सपेक्ट करो कि नया बना दे,
तो आपका भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। और हमें नहीं पता है तो हम इरिटेट होंगे Obviously. और हम कहेंगे हायर क्यों किया है अगर हायर तुम्हें किया, नहीं आता। नहीं आता है तो, जबकि वो किसी और काम करे। जैसे ए आर रहमान साहब हैं, हाँ, ए आर रहमान साहब नया बना देते हैं, भगवान ने वो नेमत दी है उनको। अच्छा इंटरेस्टिंग पता क्या है, जोर लगा लो, ये आप, ये इनेट पोटेंशियल है, आप लाके कुछ दवाई खिला के पैदा नहीं कर सकते। और ऐसे कंटेंट राइटर, अब कंटेंट लिखने के लिए ब्रेन चाहिए, उसको नर्चरिंग दे दो। अगर ये ब्रेन है तो नया कंटेंट लिखेगा। जैसे हैरी पॉटर लिखा गया, फिक्शन कैसे लिख दिया उसने, क्योंकि ये ब्रेन था उसके पास। अगर ये ब्रेन नहीं होता तो हैरी पॉटर नहीं लिखा जा सकता था। आप पुराने जितने भी कार्टून्स उठा लो, जैसे टॉम एंड जेरी हुआ करता था, वो संभव ही नहीं है बिना क्रिएटिविटी के बनना। आज उसको देख के कॉपी हो रही है, क्या कॉपी इतनी सक्सेस हो रही है? नहीं हो रही। तो कॉपी के लिए अलग ब्रेन चाहिए, नया लिखने के लिए अलग ब्रेन चाहिए। अच्छा, कोई मैनेजमेंट के लिए अगर कोई हायर कर रहा है और आपको लगता है या आप अपने लिए हायर कर रहे हैं तो क्या उसमें देखेंगे? पहले मैं देखूंगा सर, अगर मैं मैनेजमेंट के लिए हायर कर रहा हूँ तो उसका इमोशनल क्वोशंट, EQ जिसको बोलते हैं। ओके। तो इमोशनल क्वोशंट आता है सर दोनों थम्स से, यानी कि इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल को अगर मिला दिया जाए, यानी कि आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दोनों, यहाँ से आता है आपका लीडरशिप और प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाना। तो पहले मैं वो देखूंगा उसके अंदर बाय बर्थ है क्या। उसके MBA करने से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इसी वजह से जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने MBA थोड़ा ना किया था सर। इतने बड़े बड़े धीरूभाई सही बात अंबानी है जी सर, ने कोई बिल्कुल। MBA थोड़ा ना कर रखा था, या नरेंद्र मोदी जी ने कोई MBA थोड़ा ना कर रखा है, जितना बड़ा देश चला अरे रहे हैं। हमारे गांव में दादा परदादा जो हजारों लोगों की मतलब शादियों में पूरा मैनेजमेंट करना, खाने से लेके पीने से रहना, यूं चुटकी में कर देते थे। अपने हर परिवार में एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, ला मैं उसको फ़ोन करता हूँ, बता क्या काम है, क्या काम है? मैं हाँ। करवा दूंगा काम, फ़ोन पे करवा दूंगा। दैट इज़ द पावर ऑफ EQ, इमोशनल क्वोशंट। और इंटरेस्टिंग क्या है, जिसके पास EQ नहीं है और ट्रेंड में आके पेरेंट्स ने MBA करवा दिया, भाई 25 लाख रुपए भी फूक दिए, रह दे के वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी करेगा, फिर कहेगा यार मैंने MBA करके मैंने मिट्टी कर दी, कॉलेज बेकार था, ये बेकार था, लाइफ में ये नहीं हुआ, अनलकी हूँ मैं। अनलकी नहीं हूँ, तुम्हारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं थे, आपने अपने आप को कैलकुलेट नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपने पता करके आपने डिसीजन लिया, दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपने हेवे में ली, जैसे आप बिजनेस रन करते हैं, अगर मान लीजिए अब कोई व्यक्ति आए आपके पास और वो बिना किसी तरह की जानकारी लिए सीधा धंधा शुरू कर दे, क्या वो बिजनेस कर लेगा सर? और उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि सक्सेस होने के। फेल। सेम विद द लाइफ, आपने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन ऐसे हेवे में ले लिए, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप कब पोक होते हैं, कब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कब आप बहुत वीक फील करते हैं, कब आप डल फेस करते हैं, बिल्कुल डल हो जाते हैं, पता ही नहीं आपको। आपने कुछ भी शुरू कर दिया, जॉब, बिजनेस, कैसे सक्सेस होंगे? तीर तो का लग गया, नहीं लगा। सो एडमिशन के पहले या कुछ भी बड़ा करने के पहले इसका मतलब सबको ये करवाना चाहिए। अच्छा, भारत में बोला जाता है साइंस या मैथ्स पढ़ लो आप, और साइंस मैथ वाले बच्चों को ही जीनियस मानते हैं। क्या आप भी मानते हैं या आपको लगता है कि साइंस और मैथ्स के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो आप देखते हैं थ्रू द फिंगरप्रिंट्स? भारत सर दो चीज़ों के पीछे ना बहुत पैशनेट है, एक क्रिकेट और एक मूवीज़। उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो मैथमेटिक्स से आया हो। इसको और सिंपल करते हैं सर, हमारे पास 5 राइट साइड में ब्रेन है, यानी कि हिस्से हैं उसके, और ऐसे लेफ्ट में जैसे 10 फिंगर्स हैं। अब जिसकी आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करी, मैथमेटिक्स कम फ्रॉम योर राइट इंडेक्स फिंगर और इंग्लिश कम फ्रॉम योर राइट रिंग फिंगर। सिर्फ 2 हिस्सों के बेस पे आप पूरे दिमाग को चेक कर रहे हो, अच्छा। बाकी 8 कहाँ जाएंगे? ऋतु बेरी, मनीष मल्होत्रा, इनको तो जरूरत ही नहीं इसकी। इतने बड़े बड़े आप आरजेस को नाम सुनते हो, अरे इतने बड़े यूट्यूबर, पॉडकास्टर, मतलब ट्रेडर, सब तो हैं। सब ट्रेडर हैं, और आप इतने बड़े आरजे सुनते हो, एक्टर्स देखते हो। आपने क्या मतलब, मैं आपके पास आया, आपने मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, मैं अपने उन चीज़ों को नर्चर करके यहाँ तक आया हूँ, इस लायक हुआ हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। आप इतना बड़ा यहाँ बिहार से यहाँ आकर इतना बड़ा आपने साम्राज्य बना दिया और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या आपसे आपके क्लाइंट पूछते हैं आपने क्या किस में? आपका IQ थोड़ा चेक किया जा रहा है, आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा देखी जा रही है, ये थोड़ा पूछा चंदन जी आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। आज ये देखा जा रहा है कि चंदन जी का नेटवर्क कैसा है, बात करने में कैसे हैं, सर्विस देने में कैसे हैं। आपके ही एक मित्र हैं जो बहुत बड़ा एक एजेंसी रन करते हैं, आप जानते हैं, आप अखिल जी की बात कर रहा हूँ। अब उनका नेटवर्क ही उनका बहुत, उनकी पावर है। मतलब
उनके ओरा से कोई बाहर ही नहीं निकलता एक बार कोई आ जाए तो। दैट इज अ पावर ऑफ दैट ब्रेन। अगर उसमें काम कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। दिस इज द डिफरेंस सर। ओके, सो ये एक तो ये समझ में आया है कि एज सुन एज ये फटाफट लोगों को अपने बारे में जान लेना चाहिए। क्या ये हु आई एम? यस यस, हु एम आई। ओके, हमारे शास्त्रों में शुरुआत से एक बात कही जा रही है, आप कौन हैं इसके लिए डीप में अंदर जाइए। सारी सृष्टि इसी पे लगी हुई है, सारी सृष्टि शुरुआत से भी। कहाँ पर एक राजा थे, जैसे पता लगा हु एम आई, फिर वो महात्मा बुद्ध बन गए। और क्या पता इसके वजह से जिस चीज़ को आप अपनी वीकनेस समझ रहे हो वो आपकी स्ट्रेंथ हो, मैक्सिमम टाइम यही होता है सर। और आपको पता ही ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप, हमारे पास ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं। एक को हमने सिर्फ इतना बोला था एट द एज ऑफ 46, इतना बोला था कि आप ना बेकरी शुरू कर लो, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मेरे को घुटनों में दर्द है, मेरा अपने पति से रिश्ता अच्छा नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है। एक बेकरी शुरू की है सिर्फ 30,000 रुपये लगाकर, सिर्फ 30,000 रुपये लगाकर, और आज पैसा भी कमा रही हैं और बाहर घूमने भी जाती हैं। उसनी पति के साथ संबंध भी अच्छा है, अपने बच्चे का संबंध भी अच्छा है, क्योंकि ये ही नहीं पता था कि दिमाग मांग क्या रहा है। दिमाग का नियम बहुत सिंपल है चंदन भाई, यूज इट और लूज इट। या तो यूज कर लो इसको या इसको या छोड़ दो। दो। दिमाग ना कांस्टेंट नहीं रहेगा, या तो उसको अपग्रेड करते रहो, रोज नया सिखाते रहो, रोज लगे रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे। या फिर गलत संगत में पढ़कर या डल होकर एकदम आइडल बैठ के कुछ भी लेना देना नहीं है और एकदम डल हो जाओ, और वो डिग्रेड होता जाएगा और आप 30 की उम्र में 50 के लगने लगोगे, मेंटली वीक हो जाओगे, और वीक हो जाएगा, लोग आपके लिए नकारात्मक बातें करेंगे और आपको भी वही चीज़ें पसंद आएंगी और लाइफ ऐसी स्पेंड हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी लाइफ। अच्छा, मेरे साथ सर क्या होता है कि अगर मैं डिमोटिवेटेड हूँ या लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, वो तो बहुत कम होता है मेरे साथ ऐसे। तो मैं तो अपने ऑफिस में आता हूँ तो चार्ज हो जाता हूँ। दूसरा ये है, अगर मैं कुछ नया करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी 100 गुना हो जाती है। या मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ या ऐसी चर्चा कर रहा हूँ जो कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहा हो। बेचने वाला तो पसंद ही नहीं है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं आज इस रूम में कुछ करा लिया जी। तो मेरा एनर्जी फुल। तो ऐसे लोगों को क्या स्ट्रांग होता है? देखिए, इस ऐसे लोगों का ना, पहली बात तो क्या है, काइनेस्थेटिक एनर्जी बहुत अच्छी होती है उनकी। अच्छा, ठीक है, उनको नया नित्य नया चाहिए उनको। हाँ, एम आई राइट? हाँ सर। ठीक है। और ऐसे लोगों का ना लॉजिकल से ज़्यादा दिल वाला कनेक्शन, यानी कि सिंपैथी और एम्पैथी और इमोशंस बहुत हाई होते हैं। इमोशंस टुवर्ड्स सर्कमस्टेंस, इमोशंस टुवर्ड्स पीपल, दोनों तरफ बहुत हाई होते हैं। तो उनको इन चीज़ें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। अगर खाली यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, आपने एक सवाल पूछा था, अगर आपकी मैथमेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती ना तो आप सीधा धंधे की बात करते, कैसे बिजनेस निकालना है, क्या बिजनेस करना है, उससे करते, उससे उतना निकालते, तो बड़ा नहीं सोच पाते। इनफैक्ट सच्चाई यही है सर, जो बहुत हाई लॉजिकल होते हैं ना सर, वो बड़ा नहीं सोच पाते। जितने भी आज तक लोग हुए हैं इस धरती पे, आज तक जितने लोग हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने बियॉन्ड लॉजिक सोचा है, बियॉन्ड लॉजिक गए हैं और उसको चैलेंज किया है, वही आज बड़ा कर गए हैं। चाहे वो एलन मस्क रहे हों, चाहे वो धीरूभाई अंबानी रहे हों, चाहे कोई व्यक्ति रहा हो। अगर लॉजिकल, तो आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है। हाँ, फिर दिमाग कैलकुलेशन पे लग जाएगा। Exactly. वो मैं समय दे रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, बिल्कुल सही। हाँ सर, ये रीज़न रहा है, इसीलिए मैं जब एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करता हूँ तो बजट नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है मुझे ऐसा चाहिए, फिर क्या लगेगा, कितने का लगेगा, वो मैटर नहीं करता। मुझे विजुअल्स ऐसा चाहिए। विजुअल ऐसा चाहिए। विजुअल जो आते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन के, सॉरी राइट ब्रेन के, हमारे इस हिस्से से आते हैं, ऑसिपिटल लॉब से आते हैं। हाँ। दूसरा इंटरेस्टिंग एक बात और है, जब आप कुछ नया करते हैं और आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी पावर डबल हो जाती है। हाँ, अब जब पावर डबल है तो दिमाग में नए थॉट्स आएंगे, नया बिजनेस क्रिएट करने के थॉट्स आएंगे। यानी कि आपने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम किया, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे ये ब्रेन के अकॉर्डिंग काम किया, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है, नए केमिकल्स, नए ट्रिगर्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जब एकदम न्यूरॉन पूरे तरह एक्टिव हो जाते हैं, आपका हर वो ब्रेन का हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्यों भाई, मैं आपके घर पे आऊँ और आप मुझे
हर चीज़ खिलाओ लेकिन मेरी पसंद की ना खिलाओ, अपने पसंद की खिलाओ, तो मैं कहूँगा यार चंदन जी ने मज़ा नहीं आया। और वहीं आपने आते वो चीज़ रख दी जो मेरे को पसंद है। अब बताओ चंदन भाई क्या करना। सेम विद द ब्रेन। तो क्या फिंगरप्रिंट से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो जो चीज़ें होती हैं, बहुत लंबी कहानी है। लोगों ने कहा कि ये रिश्ते प्रेडिक्टेड नहीं होते, तो क्या फिंगरप्रिंट से कुछ सही हो सकते हैं? मेरे साथ एक मैं पर्सनल प्रॉब्लम अपना शेयर कर रहा हूँ। मुझे कहीं घूमना अगर पसंद है, तो मुझे अगर अपने लोग हैं, बहुत मस्ती करने वाले पसंद नहीं है, बेमतलब के बात करने वाले पसंद नहीं है, एक वैल्यू डिलीवर करने वाले लोग पसंद है, सेल्फिश नहीं पसंद है। ऐसे लोगों के साथ मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है। वो मज़ा फैमिली के साथ नहीं आ पाता, तो फैमिली को लगता है कि दूसरों के साथ तो बहुत मस्ती करते हो फैमिली के साथ आते ही, और मैं इसमें परेशान रहता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश भी करता हूँ, चलो ठीक है यार, लेकिन वो एनर्जी नहीं मिल पाती, वो किक नहीं मिल पाता। देखो सर, तो क्या पूरे परिवार का फिंगर कराना चाहिए? हस्बैंड वाइफ का तो ज़रूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप बाहर खाना खाने गए, हस्बैंड वाइफ हैं, मान लेते हैं जो हस्बैंड है उनका एम्बियंस यानी कि ये वाला जो है राइट ब्रेन का जो वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। उनको एम्बियंस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कटलेरी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा यहाँ पे वाइफ का मान लेते हैं बहुत हाई है, उनको एम्बियंस से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब इस बात पे आर्गुमेंट चल रहा है कि वो वाइफ कह रही कि यहाँ खाना खाएंगे, इस रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे या इस जगह पे जाके खाएंगे, और हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, यार तुम इतने महंगे में क्यों जाना चाह रही हो, या ऐसे उसी पे क्यों जाना है। यहाँ पर खाना मैटर नहीं कर रहा। वाइफ का ब्रेन सपोर्टिव है एस्थेटिक के लिए, सुंदरता के लिए। हो सकता है वो अपने आप को भी पहले अपने आप को बहुत प्रिपेयर करे, अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा अपने आप को चेहरा सही करे, बाल सही करे, टाइम ले, और हस्बैंड यार यहीं तो खाना खाने जाना है। यहाँ फ़र्क कैसे आ गया, उनका ब्रेन अलग तरह से काम कर रहा था और आपका अलग तरह से काम कर रहा था। लेकिन अगर दोनों को पता लग गया तो दोनों, क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार है, तो एक दूसरे को समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि अब तीसरा व्यक्ति उनको अनबायस्ड रूप में बता रहा है। अदरवाइज़ क्या लगेगा, हस्बैंड को लगेगा यार ये जानबूझ के करती है, और वाइफ को लगेगा ले जाना है तो ढंग के लेके जाओ ना मत लेके जाओ, ये कमेंट आएगा। सेम विद यू चंदन सर, आप जब बाहर जाना चाहते हैं आपके लिए एम्बियंस मैटर करता है, आपके लिए लोग मैटर करते हैं, क्योंकि आप नए लोगों से मिलना पसंद करते हो, क्योंकि आपने खुद ने बोला अब आपके घर वालों के साथ तो शुरू से रह रहे हो आप, तो बहुत नई जगह होगी तो आपको कुछ अट्रैक्शन आएगा, सेम जगह पे आपको अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो आप जैसे ब्रेन को हर वक्त कुछ नया करते रहना चाहिए। पार्टनर चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ देखिए ना, पता लगो घर पे खाने के लिए ना बुलाएं भाभी। वो तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। वहाँ ये करना है कि आपने कुछ, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस चेंज करना है, चाहे जगह चेंज करनी है, और वहाँ पर ये सोच के जाना है कि आपका अगर 4 दिन का ट्रिप है, आपको पता है कि आप नहीं दे पाएंगे 4 दिन, 2 दिन में इसको फिनिश करना है फिर इसको। क्योंकि मैंने मैडम का बहुत पहले करवाया था, ओके, तो मेरा पिकॉक आई और उनका वोल पर्सनालिटी, वल पर्सनली आया था। डव था या कुछ उसमें था। ओके, दोनों देख में लेंगे से। सर, दोबारा देख लेंगे इसमें। तो मैं फिर से कराऊंगा सर, और बिल्कुल। मुझे लगता है ये चीज़ें कराने से हमारे रिश्ते तो बेहतर होते हैं, हम अपने बारे में बहुत बारीकियों से समझ पाते हैं। और हो सकता है कि हम अनजान है, जैसे कोई बच्चा है अनजान है, वो कुछ भी टच करता है, उसको नहीं पता ये जलने वाली चीज़ है, ये ठंडी चीज़ है। ऐसे ही जब तक हम अपने ब्रेन के बारे में और अपने बारे में नहीं जानते, हम भी तो अनजान है, बिल्कुल सही है। हमें नहीं पता। जैसे ये है, क्या नाम है, धनंजय है। धनंजय हो सकता है इनका कोई स्ट्रेंथ हो, बट ये उसको वीकनेस समझते हो। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, जैसे इनको एडिटिंग में मज़ा नहीं आता, इनको लगता होगा मुझे एडिटिंग सीखना चाहिए, मेरी वीकनेस है। आपके हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर भाई मैं, तुम, हाँ होगी तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा भी इसको नर्चर करने के ये तरीके हो सकते हैं। हाँ। भी इस ब्रेन के अकॉर्डिंग ये डूज हैं और ये डोंट हैं। आपको ये अच्छा लगता है तो जिसमें कैरियर बनाओ, क्यों उसमें जा रहे हो जिसमें मन नहीं लग रहा है। जो मन नहीं लग रहा है, ये देखा जाएगा कि मन क्यों भी नहीं लग रहा, कई कारण हो सकते हैं इसके। हो सकता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी हमने एक काउंसलिंग करी, तो उनके पास ना पूरे ऑफिस का पूरे मतलब मेन वही है, सारा कुछ मैनेज वही करते हैं। अब उनको ऑब्वियसली अर्ली एज में अच्छा पैसा भी मिल रहा है, हम तो नहीं बोलेंगे जॉब चेंज करने के लिए, रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिल रहा है, और बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उतना ही प्यार भी मिल रहा है अपने साथ के लोगों के साथ। ठीक है सर। हमने इतना बोला कि आप अपने इस रूम को ना थोड़ा सा कलरफुल कर लो, 5 तरह के पौधे लगा लो, ग्रीनरी, आपका ब्रेन डिमांड कर रहा है ग्रीनरी, तो आप 5 पौधे लगा लो।
चीज़ें चेंज हो गई। सो अगर सर इतनी चीज़ें ये इजी थी, मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे वीडियोस मिलियंस में जाने चाहिए। ये वॉर लेवल पे क्यों तैयारी नहीं हुई इसकी? मैं कहता हूँ कि ये अगर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये ना होने से आज बहुत बच्चे अंडररेटेड होंगे, बिल्कुल। अपने को कोस रहे होंगे और ईश्वर को गाली दे रहे होंगे, माँ बाप को गाली दे रहे होंगे, सोसाइटी को गाली दे रहे होंगे। हो सकता है कि उसके अंदर वो काबिलियत है डांसर में धर्मेश बनने की, क्रिकेट में विराट कोहली बनने की, सिंगर में अरिजीत सिंह बनने की, बिल्कुल सही है। बट ना वो समझ पाया ना उसको समझा पाया किसी ने, बिकॉज वो उस इन्वायरमेंट में रहा। तो ये खूबसूरत रचना का एक दुरुपयोग या लॉस ही तो हुआ ना, जिसवर ने बनाया था। सर क्या है, हमारी तो खुद की जो जितनी भी हमारी जो भारत के शास्त्र लिखे गए हैं, हाँ इसमें इतने सारे विज्ञान हैं, जैसे स्वर विज्ञान है, जैसे फिंगरप्रिंट टेस्टिंग की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे तो कोई भी एक भी राजा बता दो, एक राजा आज तक जो लास्ट के डेट तक रहे हैं, आज तक जिनके पास गुरु ना हो, वो कोई भी काम अपने गुरु से पूछे बिना नहीं करते थे, कोई भी काम वो उनसे राय किए बिना नहीं करते थे। हाँ, वो क्या था, वो खाली क्या, वो खाली पामेस्ट्री देखते थे एक या नक्षत्र राजगुरु देखते होते थे हाँ? साथ में। हाँ कारण क्योंकि वो ये मान के चलते थे, मैं करता हूँ लेकिन मुझे गाइड देने वाला, मुझे टॉर्च दिखाने वाला, मुझे रोशनी दिखाने वाला एक व्यक्ति है जिसके गाइडेंस में मुझे जाना है, जिसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने टीचर गुरु की वैल्यू, मेंटोर की वैल्यू डाउन कर दी। आप देखिए बाहर जितने भी आपको लोग मिलेंगे, वहाँ मेंटोरशिप की, गाइडेंस की, टीचर की बहुत वैल्यू है। हमने यहाँ थोड़ा सा उसको डाउन किया, उसका हम नतीजा आज भुगत रहे हैं। और अब भी मैं आपको अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की बात करूँ, अगर बच्चों के केस में बात करें तो पेरेंट्स को पेरेंट्स बने रहना चाहिए, टीचर कभी नहीं बनना चाहिए। गलती यहाँ हुई कि पेरेंट्स टीचर बन गया, वो उसको पढ़ाने में लग गया बच्चे को, जबकि उसका काम नहीं, उसका काम, वो पढ़ाने का काम स्कूल है, टीचर्स हैं, वो वहाँ करा लेंगे। आप माता पिता बने रहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेरेंट, आपका काम नहीं रोज उसको ABCD पढ़ाना, रोज उसको मैथमेटिक्स पढ़ाना, आप उसके साथ समय बिताइए। तो हमने अपना रोल चेंज किया, उसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। और ऐसी अगर मैं कपल्स की बात करूं, मुझे बहुत, मेरा हम अभी ना हम पॉडकास्ट में थे अमित जी के साथ, बड़ी अच्छी बात हमारी डिस्कशन चल रही थी। जहाँ तक मुझे याद है फरहान अख्तर जी की बात चल रही थी और शायद रितेश देशमुख जी की बात चल रही थी। बड़ी अच्छी लाइन बोली उन्होंने, इतने साल हो गए, उनसे पूछा गया आपके रिश्ते को, तो अब कैसे उसमें वही उतना मज़ा कैसे रखते हो, क्या करते हो, लड़ाइयाँ नहीं होती, क्या बोर नहीं हो गए क्या? कि आजकल हमने पैटर्न चेंज कर दिया। हम क्या करते हैं, हम काउंसलर के पास चले जाते हैं हर 15-20 दिन में एक बार। क्यों जाते हो जी, कोई समस्या चल रही है ना? हमने तय कर रखा है, हमने जितने भी कोई तरह के ग्रीवेंसेस हैं अपने पार्टनर के साथ या उसको मेरे साथ हैं, हम उसको जाके बताते हैं। अब काउंसलर है, काउंसलर को सारी जाके बात बता देते हैं। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, अब मान लो कोई बात हो गई है हमारे बीच में, हम क्या, अरे वहाँ जाएंगे ना उस तारीख को, वहाँ बताएंगे, तब तक मस्त रहते हैं। इससे हमारा रिलेशनशिप एक नया मसाला आ गया, नई चीज़ आ गई। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो। आज की डिमांड है एक थर्ड पार्टी, एक एक्सपर्ट लगता है आपको जो गाइड करता है, उसकी वैल्यू कीजिए। अगर लाइफ की वैल्यू आपकी नज़र में है उतनी जितनी लाइफ की होनी चाहिए, तो आप ऑब्वियसली आप गाइडेंस लेंगे। हाँ, आपके लिए लाइफ की वैल्यू एक एवरेज, बिलो एवरेज है, फिर आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वो सारी जब धरती पे आए हो तो खाना तो मिलेगा। अगर आपको लगता है वहाँ जाना है कि मैं 1000 लोगों को खाना खिला सकूँ, 10,000 लोगों को नौकरी दे सकूँ, तो आपको गाइडेंस लगेगी। और आपको बिलीवर होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को डेलीगेट करना पड़ेगा और ब्लैक एंड वाइट में समझना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर वही रॉन्ग थॉट्स आपके जीवन में रहेंगे, वो कभी कैंसर बनेंगे, कभी एंग्जाइटी या बिल्कुल सही कह ये रहे हो आप, चीज़ें। बिल्कुल सही कह। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, वो फटाफट जो फॉर्म दिया गया है उसको फिल करो, अपने बारे में ना पहले पता करो आप हो कौन। हो सकता है कि अगर आप एक बॉस हो और एम्प्लॉय आपके नहीं सुन रहे हैं, तो हर बार एम्प्लॉय में गलती नहीं होता, बॉस में भी गलती हो सकती है। हो सकता है आप में गलती कुछ हो, एम्प्लॉय आपके अच्छे हों, और अगर आप फादर हो, बच्चे आपके हिसाब से नहीं है, हो सकता है आप में गलती हो। ये भी हो सकता है कि सही में बच्चे में हो, यू डोंट नो। बहुत दिन हो गया हस्बैंड वाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ भी आपको चेक तो कराना चाहिए ना। हो सकता है दोनों का थॉट ही अलग हो, राइट। कोई सबको जीतना अलग अलग पसंद है। स्टूडेंट हो तो पता कर लो
कि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आपका लॉजिकल ब्रेन कैसा है? जैसे अच्छा आपने ब्रेन बताया सर, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपने बनाया। जी जी जी। हम आपका 3-4 एपिसोड और करेंगे जिसमें हम अलग अलग मेडिकल के फील्ड में जाने के पहले क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के पहले ट्रेडर बनना चाहते हैं तो क्या चेक करना चाहिए, एक जॉब वाले को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपकी रिपोर्ट में हैं तो ही आप बिजनेस करो, नहीं तो मत करो, फेल हो जाओगे। बिल्कुल सही बात। जॉब करना है किस फील्ड में करना है एज पर योर ब्रेन और आपका पैटर्न कि किस टाइप का जॉब आपको अच्छा रहेगा, तो इन सब पे बात हम करेंगे। तो आप सब इसको कराइए सर। इसमें लेफ्ट ब्रेन 48% और राइट ब्रेन 51%, एक ब्रेन कम है और एक ब्रेन ज़्यादा है। क्या इसका मतलब है? लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा होने से क्या है मतलब, और कम होने से क्या है? जब हम कम या ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लेफ्ट ब्रेन में न्यूरॉन्स मिले हैं, यानी कि जो डेंस मिला है, वो कंपेरेटिवली राइट से कम मिला है। लेफ्ट कम नहीं है, राइट कम नहीं है। कंपेरिजन की जब मैं बात कर रहा हूँ, और लेफ्ट ब्रेन की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट ब्रेन का सीधी सादी भाषा में मी, माई सेल्फ, माइक्रो लॉजिकल थिंग्स। लेफ्ट ब्रेन जिसका काम है नंबर्स पे बात करना, फैक्ट्स पे बात करना, माइक्रो लेवल पे जाके बात करना, छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे जाके बात करना, जो लेफ्ट वाले हैं। लेफ्ट में। और अगर स्टूडेंट की लैंग्वेज में बात करूं, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, पढ़ना, लिखना, अपने आप पे विश्वास, मैथमेटिक, ग्रामर, सब लेफ्ट ब्रेन का काम है। ओके। और अगर मैं राइट ब्रेन की बात करूं तो राइट ब्रेन का काम है फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, सहानुभूति, एम्पैथी, दया भावना, इंट्यूटिव पावर, कलर्स, कितने सुंदर कलर्स में आपको फ़र्क करना आता नहीं आता, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, यानी कि आसपास का वातावरण को आप फील करने के लिए राइट ब्रेन चाहिए, महसूस करने के लिए राइट ब्रेन चाहिए, उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है उसको देखने के लिए लेफ्ट ब्रेन चाहिए। तो दोनों ब्रेन की अपनी अपनी एक महत्ता है, बहुत स्ट्रांगली दोनों के अपने अपने काम हैं। बैलेंस्ड होंगे तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, नहीं होंगे तो फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे। हाँ, कॉम्बिनेशन मैटर करता है कि हाँ बिल्कुल। वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो सेल्स में बहुत अच्छा होता होगा। मान लीजिए मैं जितने हमारे यहाँ 8 ब्रांचेज हैं, जी सभी ब्रांच में सेल्स पर्सन है, हम टारगेट देते हैं, मंथली टारगेट देते हैं। ठीक है। तो अगर हमें पता चल गया कि मिस्टर सचिन है, इनका ये स्ट्रांग है, तो टारगेट का रिवॉर्ड हम उनके हिसाब से रख देंगे। ये मतलब बिल्कुल। सेल्स करने के लिए सर इंट्रा हाई अगर होगा तो दिक्कत आएगी। इंट्रा का मॉडरेट होना जरूरी है सेल्स करने के लिए। अच्छा, इंटर का हाई होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए हाई है और वो पर्सन है भी, तो रेमेडीज या तरीके अलग हो जाएंगे ना। बिल्कुल सर। देखो रेमेडीज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? हाँ, वो है अवेयरनेस देन एक्सेप्टेंस। ओके। अगर मुझे ये, जैसे मैं चंदन जी को नहीं जानता, चंदन जी मुझे नहीं जानते, और मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर या एज ए बिजनेस ओनर चंदन जी के पास एक गाइडेंस लेने के लिए आया हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, आप मुझे, अब चंदन जी मुझे अनबायस्ड एक अप्रोच से मुझे समझते हुए अगर राय दे रहे हैं तो मैं सुनूंगा। लेकिन वही राय अगर मेरे घर वाले दे रहे हैं या मेरे दोस्त दे रहे हैं तो मैंने सुन, क्योंकि मुझे जानते हैं, उनकी एक धारणा है मेरे लिए, तो मुझे अवेयरनेस, मैं मान ही नहीं रहा कि उनको मेरे बारे में इतनी अवेयरनेस है। तो आपको जब आपके बारे में कोई एक थर्ड व्यक्ति बताता है तो आपको पहले आती है अवेयरनेस, फिर आती है एक्सेप्टेंस। अच्छा मैं यूं हूँ, ऐसा हूँ मैं क्या, ओके। एक्सेप्टेंस जब आ जाते हैं तो आप गिल्ट से बाहर आ जाते हो, सारे तरह के जितने भी अपराध बोध है ना सब बाहर आ जाते हो आप। और जैसे आते हो फिर आप लाइट हो जाते हो, फिर हम आपको बताते हैं एक्शन प्लान कि ये कर लो, आपका ब्रेन है जो ग्रो कर जाएगा, ये मत करना, इससे ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा, इस ब्रेन के लिए ज़रूरी है और इस ब्रेन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो सर मेरे कंपनी का ही आपको जाता है। सभी एम्प्लॉइयों को मैं सबसे पहले तो मैं क्लाइंट बनता हूँ कि बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट मैं अपने अकाउंट्स के बारे में कि हायरिंग हमने सही की भी है या नहीं की है। और फ्यूचर जो हायरिंग करूँगा उसमें तो बिल्कुल पक्का, क्योंकि आप पैसों से ज़्यादा आपका समय जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो आप अर्न कर लोगे, बट गलत आदमी पे समय चला गया। हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति हमारे ग्रुप में हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, उसके अंदर कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो, और हम उसको कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा प्रोफेशन दिए हैं जहां एकदम लो लेवल का काम करवा रहे हैं। एग्रीड सर, ऐसा होता है और अभी हम काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम भी कर रहे हैं। और सर मैं भी आपका क्लाइंट तो हूँ ही बनने वाला हूँ, क्या हमने तो बोर्ड लेना ही है। नहीं सर, आप हमारे लिए
एक ऐसी की की तरह है जो कि करोड़ों के रुके हुए सक्सेस को इनेबल कर सकते हैं। एक ऐसे गेटवे, बिकॉज अगर हम समझ गए, हो सकता है कि हम किसी को भी अंडर रेटेड, जैसे मैं लेता हूँ धनंजय को ही, हो सकता है मैं धनंजय को भी समझ रहा हूँ कि ये कैमरा पर्सन है, पॉडकास्ट हमारा मैनेज करते हैं, बट आपके रिपोर्ट के बाद इनके अंदर कोई ऐसी स्किल निकलती है जिसमें आप कहते हो चंदन जी धनंजय को ना इस काम पे लगाओ, ये बंदा अच्छा कर सकता है। तो ये किसने बताया? आपने बताया। अनबायस्ड क्यों बताया? क्योंकि आपके पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट है। आप बिल्कुल सही। कोई संख्या देख के ऐसे नहीं बता रहे हो, आप एक्चुअल बता रहे हो। तो फ़ायदा किसका हुआ? उस बच्चे का भी हुआ, वो राइट ट्रैक पे आ गया, राइट टाइम पे आ गया। कंपनी के लिए क्या हुआ? उसको राइट कैंडिडेट मिल गया। तो विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से हो गया। डन है सर। जो 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 मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल है सर ऐसा, और बिल्कुल है, और इसको करेंगे भी सर ही। हाँ, अच्छा, आपकी रिपोर्ट में सर मैं लास्ट में रखूँगा, आप में रैंकिंग दिया गया है 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। ये रैंकिंग क्या है सर? मैं वही पेज खोज रहा हूँ। रैंकिंग का मतलब सर ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम करियर पूछते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं क्या वीडियो एडिटिंग बुरा करियर है? हाँ बहुत अच्छा करियर है। हाँ किसी से पूछूं डॉक्टर बनना क्या बुरा करियर है? नहीं, बहुत अच्छा करियर है। इंजीनियरिंग, कोई भी करियर एक्चुअली बुरा नहीं होता। ओके, बुरा होता है उसके साथ कंपैटिबल ब्रेन का ना होना। ठीक है। भी हर व्यक्ति एडिटिंग नहीं सीख सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक कंपनी नहीं चला सकता, हर व्यक्ति सेल्समैन नहीं बन सकता, हर व्यक्ति काउंसलर नहीं बन सकता। ठीक है। उसके लिए ब्रेन है। तो ठीक है। ब्रेन के साथ अगर करियर मैप कर रहा है तो उसको हम स्टार रैंकिंग देते हैं। फिर मान लीजिए साइकोलॉजी के अंदर हमें दिखता है उसका EQ अच्छा है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसके इमोशंस अच्छे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये ब्रेन बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। अगर ये काउंसलर बन जाता है, साइकोलॉजी में चला जाता है, ये काम को भी मजे में करेगा और पैसा भी कमाएगा। जैसे आपके लिए काम बोझ है कि काम मजा है? बहुत मज़ा है। आप पैसा कमा रहे हो सर? हाँ। मैं आज 7 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं पैसा कम कमा रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे मजा कब आता है जब किसी को हेल्प करनी होती है ना। रात को 1 बजे उठा के पूछोगे ना, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ चलो बैठते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है बताओ। इसलिए मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, क्योंकि अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है उसके पास मेरा नंबर हमेशा होगा। और अगर वो समस्या में है मेरा, क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है। अब मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। मेरा ब्रेन क्या मांग रहा है, जबकि इससे ज़्यादा बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे पास थी। मेरे ही कज़न हैं जिन्होंने मुझे 2010 में मुझे बोला था कि विकास तू रुक, हम काम करें, लेकिन मेरा इंटेंट कुछ और करने का था। आज जबकि बाय गॉड ग्रेस वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े, उनका नाम अमित चुग है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ ले गए हैं वो। लेकिन मेरा इंटेंट कहीं और था, तो मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था वो। जब आप अपना फिंगरप्रिंट्स पहली बार चेक कराए तो क्या ये सब कुछ वैसे ही निकला जो आप कर रहे थे, या कुछ चेंज किया आपने? बहुत सारे जानने के लॉसेस, बहुत सारे नुकसान, और उस अर्ज पे जाके मैंने करवाए थे कि जब लग रहा था कि अब शायद ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि इसके आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जॉब, बहुत बढ़िया लेवल की जॉब मैं छोड़ चुका था। उससे पहले IT के अंदर ग्रेजुएशन करके घर वालों के 10, 12, 15 लाख रुपए लगवा के फूक कर, मुझको फूकने इसलिए बोलता हूँ कि मेरे वो काम नहीं आ रही है। अब कहा जाता है ना पढ़ाई काम आती है, ज़रूरी नहीं है। उतने पैसे लगा के कोई काम नहीं आ रही है मेरे। तो मेरे पे एक लेबल भी लगा गया, पढ़ा लिखा होकर बेरोजगार है, इस तरह का भी लगा। फिर जब नौकरी करी तो मैंने 8 साल बहुत टॉप लेवल पे नौकरी करी, अच्छी नौकरी करी। फिर लगा खुद का कुछ करना है, 2-3 बिजनेस फेल कर लिए, समझ ही नहीं आ रहा था क्या गलती कर रहा हूँ। वही लड़का जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए बैंकिंग में इतने अच्छे लेवल पे चला गया, मल्टीनेशनल बैंक या नेशनल बैंक्स के अंदर, और अचानक उसको ऐसा क्या होगा कि अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहा, काम ही नहीं कर पा रहा। ऐसे गलत डिसीजन लिए मैंने कि जब आज भी मैं फ्लैशबैक लेता हूँ, मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है भाई। ऐसी मतलब गधा था मैं, मुझे लगता है सच में कि ऐसे काम भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए मैंने। फिर जब मेरा फिंगर टिप टेस्ट हुआ तब मुझे पता लगा कि यार मेरी साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं हूँ। मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरे में स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, लाइजनिंग अच्छी है, संबंध अच्छे बनाने की पावर है। तो फिर मैंने इसी को अपना फील्ड बनाया। मैंने कहा ये अगर मैं सीख जाऊँ तो मैंने जो गलती की है, जो मैं 34 साल का हो गया तब मुझे पता लग रहा है कि ये मैंने गलतियाँ कर ली हैं, और इस स्टेज पर अपनी फैमिली को ले आऊँ कि मेरे को नुकसान हो चुका है, और इमेज का भी नुकसान हो चुका है, और फाइनेंशियल तो नुकसान हो ही गया, क्योंकि इमेज को संभालना बड़ा मुश्किल है। इमेज कैसे? अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, माँ बाप का नाम भी जो डुबा देगा। सोसाइटी वो, सर फर्क पड़ता है, कितना मर्जी कहानी गालूं मैं, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई सर। नहीं फर्क। अरे भैया
पड़ता है जब घर वालों के से आंखें मिलानी होती है ना, तो वो आंखें आपसे मिलती नहीं है। क्योंकि वो अपने हैं ना, अपनों के नज़र में आप ऐसे हो, और जो आपको वहीं रहना है, उन्हीं से बात करना है। जीत तो वही होती है जो अपनों की नज़र में आप जीत गए। मैं वो दिन शायद मैं भूलना भी नहीं चाहता, मैं दिन वो, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी ने मुझे किक दी कि अगर मेरा करियर मुझे सही बताया जा सकता है तो मैं लोगों को नहीं बता सकता। तब वहाँ से ये फिर उसी को मैंने अपना फील्ड बनाया। ये ईयर कौन सा था? मेरा जब टेस्ट हुआ था 2013 में हुआ था, और उसके बाद फिर 14 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की। फुल फ्लैश जब मुझे लगा कि अब बस यही सब कुछ है, वो 17 में मैंने शुरू कर दिया था। 17 में आप फुल फ्लैश सब कुछ, सारे काम सब छोड़ गए। एज अ कंसल्टेंट? एज ए मतलब आई स्टार्टेड माय कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्रेन इन्फिनिटी 2017। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, नेम के पीछे? ऐसा था कि एक बार ना मैं श्री श्री रविशंकर जी का जयपुर में एक प्रोग्राम था विज्ञान भैरव के नाम से, और हम शुरू से सुनता आ रहे थे कि ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है, सब कुछ कर सकता है। और मैंने भी देखा कि मैं नॉन कॉमर्स था तो बैंकिंग में चला गया, मैंने कुछ काम भी किए, ब्रेव अवार्ड भी मिला, तो मतलब मेरा ब्रेन के पास पावर तो है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो पावर इन्फिनाइट है। सेम मेरे ही घर में मेरा ही छोटा भाई टॉपर है, नेक्स्ट लेवल का हर चीज़ में, म्यूज़िक में अच्छा, गेम्स में अच्छा, इंजीनियरिंग अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में मास्टर, बीएसएल में बहुत अच्छी जॉब पे, मतलब सेम ही माँ बाप के बच्चे हैं। ऐसा क्या हो गया? तो दिमाग की पावर अलग अलग है। तो ब्रेन वर्ड तो था। तो हम जब विज्ञान भैरव में बैठे थे तो वहाँ पर इन्फिनाइट लिखा हुआ था, तो वहाँ से ड्राइव हुआ इन्फिनिटी। तो ब्रेन इन्फिनिटी, ब्रेन की पावर इन्फिनिटी है। हम हेल्प करते हैं ये जानने में कि आप कहाँ कुछ इन्फिनिटी को टच कर सकते हैं, तो वहाँ से ब्रेन इन्फिनिटी आया। अभी तक कितने लोगों का फिंगरप्रिंट टेस्ट अभी तक हम 10,000 फिंगरप्रिंट्स देख चुके हैं। 10,000? अप्रॉक्स। क्या आपको लगता है उनकी दुआएं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रही हैं? मैं आपको मैंने अभी बताया था कि मैं राजस्थान से ना अभी शिफ्ट हुआ हूँ। जब मैं शिफ्ट हुआ था तो घर वालों के मन में एक हिच था, यूपी जा रहा है, यूपी की एक अपनी इमेज है, गाजियाबाद, नोएडा, एक अपनी इमेज है। हाँ, डर है लोगों के मन में, बहुत डर है। और यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी में शायद वो दुआएं थी मुझे यहाँ लाने वाले मेरे बड़े भाई मित्र अमर चौधरी सर, मेरी ये यूट्यूब की जर्नी शुरू करने वाले अमित कुमार जी, आप बैठे हैं अभी यहाँ मेरे साथ, अखिल हैं जिन्होंने मुझे बहुत, अभी मतलब मनवीर हैं मेरे, मैं जब आया मनवीर मेरे बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, और बहुत सालों बाद बात हुई, और जब उनको पता लगा मैं आया हूँ, मैंने कहा यार अभी ऑफिस तो मैं नहीं करूँगा, मैं अभी फाइनेंशियली चीज़ों को देख के चल रहा हूँ। मैं, मेरा ऑफिस बैठा है यार, आजा। एक सेकंड के अंदर मेरा केबिन, मेरे लिए केबिन खोल दिया उसने। मेरे को लोग कहते हैं लोग अच्छे नहीं मिले, मुझे आज तक भगवान की दया ऐसी रही है, अच्छे लोग ही मिले। क्या बात है! अच्छे लोग मिले हैं, और ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को एक नया पार लगाई है। तो मैं तो उनका तहे दिल से आभार है मेरे मन में। क्या ऐसे लोग भी हैं जो 1 साल बाद आपको फ़ोन किए, बहुत भावुक रहे हों, ग्रेटिट्यूड की भावना से कि सर आपने मुझे बताया, मेरी लाइफ टर्न हुई, या मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को समझना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे फ़ोन कॉल या मैसेजेस? एक वो मुझे वो पॉइंट याद है मुझे, एक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मुझे लगा ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बहुत छोटे शहर में काम कर रहा था, श्री गंगानगर में, और मुझे लग रहा मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, और बहुत सारे टर्बुलेंस का टाइम चल रहा था, वो बहुत कुछ उथल पुथल चल रही थी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि ये मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं होगा मुझसे, कहना आसान है, नहीं होगा। मैंने अपने मित्र को फ़ोन लगाया, भैया मेरे बैंक में दोबारा इंटरव्यू करवा दे, और वो कहते 10 साल हो गए विकास छोड़े को, 10 साल बाद नौकरी मिलेगी तो उसी लेवल पे जाके मिल कर लेगा तू, तेरे साथ वाले तेरे बॉस होंगे। मैं कहते भाई घर तो चलाना है, घर वालों से मांगूंगा नहीं पैसे, घर चलाना, क्या करूँ। उसने मेरे कहने पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दिया, 10 साल बाद इंटरव्यू करना, और फिर ठीक है चाहे वो दोस्त की मदद थी, लेकिन मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, मेरे को जयपुर पोस्ट मिलनी थी उसी रात को, जबकि मेरा मन नहीं था लेकिन मजबूरी थी, क्या करता, वो मैं दिन नहीं भूल सकता। तो वहाँ मेरे पास एक वाराणसी से फ़ोन आता है, एंड शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, और वाराणसी के बीएचयू के अंदर प्रोफेसर है, तो अबाउट 52 साल की लेडी हैं वो, शायद आई थिंक यही एज है उनकी। मुझे फ़ोन करके 1.5 या 2 साल बाद फ़ोन करके बोलती हैं कि आपने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी, कुछ चीज़ें बताई थी, उनके लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई, कहती मैंने वो टेक्निक करी और आज 6 महीने से मैं विदाउट डिप्रेशन अपनी लाइफ को एकदम ट्रैक पे ले आई हूँ। उसी रात को एक और फ़ोन आता है एक बच्ची का, जिसको हमने कुछ करियर काउंसलिंग के बारे में बताया था, उसके साथ कुछ गलत हुआ था,
तो उसके फैमिली को भी हमने समझाया, उसको भी समझाया, फिंगर टिप के बेस पर उसका अपना करियर उसने डिसाइड किया। इत्तफाकन वो मुझे फ़ोन करती है कि मुझे आपसे मिलना है, मेरी लाइफ में ये बड़ा बड़ा अच्छा हुआ और यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये हो गया है, मैं अपने पापा को बाद में फ़ोन करूँगी। तब मुझे लगा यार ये हिंट है ओके, कि यार ये छोड़ना नहीं है, गॉड का हिंट है। ये गिव अप नहीं करना, अभी ये टाइम है। देन आई डिसाइडेड टू मूव आउट, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर वो कोविड आ गया, काफ़ी चीज़ें हुई, तो उसके बाद ठीक है, देन आई थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम अब बाहर आए तो लाइफ की स्पीड चेंज हो गई है, तरीके चेंज हो गए हैं, बहुत सारे सोचने का तरीका चेंज हो गया, अच्छे लोग मिल रहे हैं, उनका ऑरा का फ़र्क है। यानी सब प्रारब्ध है, बहुत बड़ा। सब मतलब ये है कि कुछ भी हालात हो, ईश्वर को ब्लेम मत करो। कुछ अच्छा प्लान किया है, अगर आपका लॉस नहीं होता बिजनेस में, आप अच्छी जॉब कर रहे होते, अपने भाई की तरह टॉपर होते, अपने दोस्तों की तरह मैनेजर होते, तो आज आप न यहाँ होते, न ऐसे बड़े लोग आपके बारे में बात कर रहे होते, या एक अलग कॉन्फिडेंस होता। बेसिकली आप सब जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोल, बहुत सारे लोगों को, उनको विज़न टू रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे लोगों के साथ एक तो डिवाइन शक्ति कनेक्ट होती है, जो मुझे लगता है बिना डिवाइन शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत बार महसूस किया मैंने, नहीं बहुत कर बार। सकते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका सोच, आपका ये, और मुझे ये भी लगता है सर, डिवाइन शक्ति कनेक्ट भी उन्हीं के साथ होता है जो सोल प्योर होता है। मैं आपकी बात से मतलब देखिए, हम तो खाली एक जरिया बनते हैं। मेरे ना छोटे भाई का बड़ा इसमें, मतलब आपको बताता हूँ, बड़ी छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, आप पे रिश्ते कैसे काम करते हैं। आप डिवाइन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो बहुत पोजीशंस बहुत सुपीरियर नहीं थी। मेरी रियल कज़न है, प्रमोद भैया बोलते हैं उनको, आप मानेंगे नहीं, मेरे को डेली फ़ोन करके बोलते, पैसे की ज़रूरत तो बता देना। काउंसलिंग सर हमारे लिए कभी बिजनेस नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मेरी लाइफ का जो आप बात करते हैं ना डिवाइन की, तो क्या हुआ कि मुझे बहुत बाद में पता लगा, हमारे घर में कोई सिचुएशन आई थी तो हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से हेल्प ली, वो हेल्प हमें महंगी पड़ गई, बहुत तरह से महंगी पड़ गई। उस टाइम पर मेरे छोटे भाई ने, जो BSNL में है ना, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया, हमें नहीं पता, पेपर से पता लगता है कि नाउ ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। और क्यों सीखा, बहुत बाद में, अच्छा वो बताता नहीं है ज़्यादा, बहुत बाद में उसने बताया कि वो इंसिडेंट फैमिली में हुआ था, तेरे साथ हुआ था, तब मैंने सीखा। अच्छा, मतलब अपनी जॉब में हर सैटरडे संडे दिल्ली आना, पढ़ाई करना और किसी को नहीं बताना, और मैरिड भी है, 2 बच्चे भी हैं, ये सब कुछ करना। और जितना भी मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मैं तो उसकी उसने जो मुझे वास्तु टिप्स बताए, एस्ट्रोलॉजी टिप्स बताए हैं, मेरी लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है। आज छोटा है वो, लेकिन बड़े भाई की तरह रोल अदा करता है वो। बहुत रोज़ पूछता है सब ठीक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये इतने लोग मिले, कैसे मैं कह सकता हूँ कि लोग अच्छे नहीं हैं। सो देखिए, थोड़ा बहुत मैंने भी सर इसमें सुना है, सीखा है कि जैसे आपके जीवन में अगर कुछ लिखा होता है, तो जो चीज़ें आप डिसाइड नहीं करते, जैसे आप भाई, आप डिसाइड नहीं करते, वाइफ आप डिसाइड नहीं करते, सब प्रारब्ध है। तो भाई या तो सपोर्ट करने के लिए आएगा या विध्वंस करने के लिए आएगा। भाई का दोनों रूप देखा गया है। अगर वो लक्ष्मण बन गया तो आपको साथ रहेगा। तो कुछ भी कर सकता है, करा सकता है, ठीक है। तो देखा गया है बहुत सारे भाइयों में, विभीषण भी भाई है, इसीलिए कोई माँ बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता है। किया काम उन्होंने अच्छा था, लेकिन ऐसा भाई अच्छा नहीं किया था, भाई नहीं अच्छा किया था, परिवार के साथ नहीं कर रहे। इसीलिए तो लोग याद करते हैं इसको सर। इसे याद करते हैं, मुझे लगता है यही हमारी इनर शक्तियाँ हैं, और यही तो आप बता रहे हैं लोगों को। हाँ मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम भी कई बार जब किसी काउंसिल कर रहे होते हैं, जो बियॉन्ड लॉजिक जाते हैं हम जब, तो कई बार ऐसी बातें निकलती हैं जो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बताया, और क्योंकि तब ऐसा लगता है शायद ऊपर वाली कोई शक्ति है हमारे साथ, कुछ तो है, मतलब हाँ, it works। इसी प्रोफेशन में क्यों आना, इसी प्रोफेशन में क्यों आना, बहुत- भाई का वास्तु क्यों सीखना, वो तो इतना कमिटेड क्यों होना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप बिलीवर नहीं बनते। Agreed। आप बिलीवर बने तब आपको ये चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। मेरे पापा आज भी
ना तो मेरे प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानते, जबकि मेरा भाई एस्ट्रोलॉजर। अब जब चीज़ें हो रही हैं आसपास के लोग बताते हैं, वो ठीक है, उनका एक शुरू से सिस्टम रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अलग तरह का चैलेंजेस देखे हैं, तो वो कहते हैं मैं जो भी हूँ सेल्फ मेड हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाले का साथ है, ऊपर वाले को ऐसे लोग मानता भी हूँ। कुछ होंगे इसी में जो फिंगर हाँ हाँ तो लेकिन अब वो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में जो चेंजेस आए, या जब आसपास के लोग बताते हैं जाकर कि विकास ने बता दिया या जितेंद्र, तो उनको लगता है यार है कुछ, बहुत कुछ है जो उनके और मेरी भी ना सर एक अच्छी आदत ये रही, मुझे जो अच्छा लगता है, जो शायद मुझे हेल्प कर गया, और मैं हर पेरेंट को बोलता हूँ या हर व्यक्ति को, यार आप ना हमेशा यस माइंड में रहो कि कुछ नया आया ना तो उसके लिए बाहें फैला लो, एक्सेप्ट करो कुछ नया सीखने के लिए। जब आप एडेमेंट हो जाते हो ना, या हर किसी को मतलब स्केप्टिकल हो जाते हो कि मुझे शक है, अरे नहीं, आप उसको लेकर डाउट रखिए, संशय रखिए, उसे पूछिए, लेकिन उसके लिए यस माइंड रखिए। मेरा जब फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ तो मैं यस माइंड में था कि मुझे करवाना है, क्योंकि मुझे जानना है ताकि मैं सही रास्ता। अगर तब मैं स्पेक्टिकल हो जाता तो स्टेपिक क्या बोलते हैं नाम, वर्ड भूल के मैं, मतलब अगर मैं थोड़ा संशय में आ जाता कि नहीं मुझे नहीं करवाना, या डाउट रख या लेता, जजमेंटल हो जाते हैं आप, जजमेंटल हो जाता। हाँ हाँ, ठीक तो है। वो उससे क्या होता है, उससे दिक्कत आती है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप अडेप्टिव नहीं होते, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। वो उसने मुझे हेल्प किया, मुझे बहुत हेल्प किया। शानदार। तो अगर आपने अभी तक पॉडकास्ट देखा है तो आप ये समझ पाएंगे कि जीवन जैसा हम देखते हैं समझते हैं ना, वैसे नहीं है। हम बहुत चार्मिंग फेस को यूट्यूब पे या अपने आसपास देखते हैं बहुत, तो वो एक दिन में नहीं हुए हैं, बहुत अप्स डाउन रहा है। और जितना चार्मिंग फेस या जितना बड़ा सफलता, उतना जिगजैग वाला स्ट्रगल उनके लाइफ में होता है, तभी तो वो सफल हैं। सफलता आसान नहीं है। अगर आसान होता तो एमएलएम वाले लोगों को करोड़पति बनाते हैं, कई लोग बन चुके होते। हाँ, तो हर एक चीज़ का एक वे है, रास्ता है, पैटर्न है। सबसे पहले आप अपने को समझें, इससे आप खुद अच्छा बनेंगे, रिश्तों को बेहतर समझेंगे, आप अच्छे होंगे, सोसाइटी अच्छी होगी, आप एक अच्छे फादर, आप एक अच्छे हस्बैंड, आप एक अच्छे बॉस, आप एक अच्छे एम्प्लॉई, आप एक अच्छे फ्रेंड बनेंगे। आप अच्छे होंगे तो आप माने कि आपकी सोसाइटी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो मैं और पॉडकास्ट लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और अगर आपको अपने बारे में जानना है तो बिल्कुल डिले मत करिए। हो सकता है कुछ स्ट्रेंथ आपके अंदर है जो आप मिस कर रहे हैं और उसको अपनी वीकनेस समझ रहे हैं। अभी अपने बारे में पता करिए। आपके बारे में 26 पेज, यानी 1 से लेकर 26 पेज के बीच में ये फर्रे जो देख रहे हो, ये सब आपके ही दिमाग के मैनुअल्स हैं। हर एक पेज पे आपके बारे में लिखा है, आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका ब्रेन कैसे है, आपका पैटर्न कैसे है। ठीक है, आप समझिए, उस पेपर को अपने घर पे रखिए। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।